ओके, तो आज के क्लास में हम क्या करेंगे, हम पिरामिड को कट करके उसके अंदर क्या दिखता है ये देखेंगे, है ना। उसके पहले एक बार रिवीजन कर लेते हैं एज यूजुअल। अपन ने अब तक क्या देखा है कि अपन ने एक डेड बॉडी लिया, ठीक है, उस डेड बॉडी को अपन ने काटा ऐसे, एक डेड बॉडी लिया अपन ने, उस डेड बॉडी को अपन ने ऐसे काटा, है ना। उसकी ये स्किन वेंट्रल पोर्शन की निकाल दी, तो अंदर अपने को इंटेस्टाइन वगैरह दिखेगा, उसको भी अपन ने रिमूव कर दिया। तो अपने को पीछे की तरफ डॉर्सल रीजन में किडनीज दिखेगी, 2 किडनीज, है ना। कहाँ उसका पोजीशन क्या रहेगा, T12 to L3, और रेडिश ब्राउन कलर के बीन शेप स्ट्रक्चर्स रहेंगे, विद द राइट किडनी बीइंग स्लाइटली लोअर देन द लेफ्ट बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ लीवर, ठीक है। और वो किडनीज के ऊपर ग्लैंड्स रहेगी 2, तो किडनीज के ऊपर है तो सुप्रा रीनल ग्लैंड्स रहेगी, है ना। लेकिन उसको नाम दिया है एड रीनल ग्लैंड्स। एड मतलब एडजेसेंट, एडजेसेंट यानी एक्चुअली बाजू में होता है, तो एक्चुअली मिस नॉमर है, लेकिन ठीक है, क्या फर्क पड़ता है, अपने को याद रखने से मतलब है। तो उसको अपन बोलेंगे एड रीनल ग्लैंड्स, है ना। उसका डायरेक्टली किडनी से कोई लेना देना नहीं है। दोनों किडनीज के सेंटर में एक हाइलम नाम का स्ट्रक्चर रहेगा, जिसमें से रीनल आर्टरी एंटर करेगी और रीनल वेन एज वेल एज यूरेटस विल मूव आउट, ठीक। फिर यूरेटस विल कंटिन्यू एंड विल एंटर द यूरिनरी ब्लैडर। उनकी ओपनिंग ऑब्लिक रहेगी, इसलिए वॉल्व की जरूरत नहीं रहेगी। यूरेथ्रा के थ्रू जो कलेक्टेड यूरिन है वो यूरेथ्रा के थ्रू बाहर निकल जाएगी। यूरिनरी ब्लैडर में जो कलेक्टेड यूरिन है वो, किडनीज को, एक किडनी को अपन ने वीएस किया, वीएस मतलब वर्टिकल सेक्शन, किडनी को भी अपन ने ऐसा वर्टिकली काटा और अंदर देखा तो उसमें अपने को पिरामिड्स दिखे। पिरामिड्स के जो एपेक्स थे वो फ्यूज होके बन रहा था माइनर कैलिक्स, ठीक है। फिर ऐसे माइनर कैलाइसिस फ्यूज होके बन रहा था मेजर कैलिक्स, मेजर कैलाइसिस फ्यूज होके बन रहा था पेल्विस, और पेल्विस के बाद यूरेटर के थ्रू यूरिन जा रही थी यूरिनरी ब्लैडर में, ठीक है। तो जो पिरामिड्स थे किडनीज के अंदर वाले रीजन में, जिसको अपन बोलेंगे मेड्यूला, तो उसको हम बोल रहे थे मेड्यूलरी पिरामिड्स, और बाहर वाला रीजन वॉज कॉर्टेक्स। द किडनीज कवर्ड बाय रीनल कैप्सूल। 2 पिरामिड्स के बीच का जो एरिया है दैट इज कॉल्ड एज कॉलम्स ऑफ बर्टीनी, दैट इज कॉल्ड एज कॉलम्स ऑफ बर्टीनी, ठीक है। तो इतनी चीजें अपन ने आज कल तक देखी थी। अब हमको ये देखना है कि वो पिरामिड को काटने के बाद उसमें हमको क्या दिखता है, ठीक है। आज के क्लास में अपने को ये देखना है। तो आफ्टर कटिंग द पिरामिड्स, ठीक है, कटिंग से अच्छा अपन एक वर्ड यूज करते हैं, डाइसेक्टिंग, ठीक है। पिरामिड्स को काटने के बाद क्या दिखेगा अपने को, तो वन वुड ऑब्जर्व, व्हाट वुड वन ऑब्जर्व, मिलियंस ऑफ nephrons. One would observe millions of nephrons. What are these nephrons? है ना। तो अभी अपन क्या करेंगे, मिलियंस ऑफ नेफ्रॉन्स है एक पिरामिड में, हम एक नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर स्टडी करेंगे। आज हम क्या करेंगे, क्योंकि एक नेफ्रॉन का स्टडी किया तो वही स्ट्रक्चर दूसरे का रहने वाला है, वही तीसरे का रहने वाला है, वही चौथे का रहने वाला है, अलग अलग थोड़ी रहने वाले। एक का भी स्टडी कर लिया तो अपना काम हो जाएगा, है ना। तो अपन एक नेफ्रॉन का भी स्टडी करेंगे। तो नेफ्रॉन में क्या क्या रहता है, लेट अस सी। पर बिफोर दैट एक टर्म बस याद रखो, इंग्लिश वर्ड है, कोई साइंटिफिक वर्ड नहीं है। अपने को स्ट्रेट इस वर्ड का मीनिंग तो समझता ही है ना। स्ट्रेट मतलब स्ट्रेट, जो मुड़ा हुआ नहीं है ना। और एक होता है कन्वोल्यूटेड, कन्वोल्यूशंस मतलब बेंड्स, ठीक है। ऐसा अगर स्ट्रक्चर रहा इसको बोलेंगे कन्वोल्यूशन, है ना, ऐसा, दिस विल बी कन्वोल्यूशन। तो कन्वोल्यूटेड ये वर्ड अपने को बस इसका मीनिंग पता रहना चाहिए। एंड दस वी मूव टुवर्ड्स द स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन। अब नेफ्रॉन में क्या होता है, नेफ्रॉन में होता है एक बोमन्स कैप्सूल, ठीक है। बोमन नाम के साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया था, बोमन ईरानी वाला बोमन नहीं,
BOWMAN, BOWMAN, बोमन। ठीक है, अब ये बोमन कैप्सूल विल कंटिन्यू एज अ कन्वल्यूटेड ट्यूब्यूल। कन्वल्यूटेड का मीनिंग तो अपने को पता ही है ना। ये जो बोमन्स कैप्सूल है, दिस विल कंटिन्यू एज अ कन्वल्यूटेड ट्यूब्यूल। इट विल कंटिन्यू एज अ कन्वल्यूटेड ट्यूब्यूल। ठीक है, दिस कन्वल्यूटेड ट्यूब्यूल विल फॉर्म अ लूप। देखो ये ऐसा कन्वल्यूटेड ट्यूब्यूल कन्वल्यूट हो गया, फिर वो ट्यूब्यूल ने क्या किया, ऐसा एक लूप बनाया, है ना। और फिर इस लूप ने क्या किया, इस लूप ने आगे जाके एक और कन्वल्यूटेड ट्यूब्यूल बनाया, कन्वल्यूटेड, एक और कन्वल्यूटेड ट्यूब्यूल बनाया। ठीक है, समझ में आ रहा है। और ये जो कन्वल्यूटेड ट्यूब्यूल है ये कंटिन्यू हो गया एज कलेक्टिंग ट्यूब्यूल। ये कन्वल्यूटेड ट्यूब्यूल कंटिन्यू हो गया एज कलेक्टिंग ट्यूब्यूल। बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है, एकदम ध्यान से सुनेंगे। देखो इसको मैंने क्या बोला, इसको मैंने बोला बोमन्स कैप्सूल। ठीक है, ये कन्वल्यूटेड है, ये भी कन्वल्यूटेड है, लेकिन इसमें से बोमन्स कैप्सूल में से चीजें कभी भी पहले इसमें जाएगी, है ना। ये पास है, पास तो ये भी है, फिजिकली देखोगे तो ये भी पास है, ये वाला कन्वल्यूटेड ट्यूब्यूल भी वुमेन्स कैप्सूल के पास ही है फिजिकली देखोगे तो। लेकिन वो वैसा क्यों है, क्योंकि ऐसा लूप बन के इधर आया है, इसलिए। ये लूप नहीं बना रहता, अगर स्ट्रेट रहा रहता, है ना, तो फिर ये वाला कन्वल्यूटेड ट्यूब्यूल दूर रहा रहता वुमेन्स कैप्सूल से। ये जो लूप है, इस लूप के कारण ये वाला कन्वल्यूटेड ट्यूब्यूल फिजिकली पास आ गया। लेकिन वैसे अगर तुम देखोगे फ्लूइड के फ्लो के हिसाब से देखोगे तो फ्लूइड पहले इसमें जाएगा, फिर लूप में जाएगा, फिर ये वाले कन्वल्यूटेड ट्यूब्यूल में जाएगा। तो फ्लूइड फ्लो के हिसाब से ये वाला कन्वल्यूटेड ट्यूब्यूल दूर है, और फ्लूइड फ्लो के हिसाब से ये वाला कन्वल्यूटेड ट्यूब्यूल बोमन्स कैप्सूल के पास है ना। तो P फॉर पास, P फॉर प्रॉक्सिमल, P फॉर पास, P फॉर प्रॉक्सिमल कन्वल्यूटेड ट्यूब्यूल। वैसे टर्म्स तुमने सुनी तो होगी ही शायद 10th में, लेकिन नहीं भी सुनी होगी तो भी ये इजी है एकदम। P फॉर पास, P फॉर प्रॉक्सिमल। और दूसरी बात, स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स में जब टिश्यूज अपन पढ़ते हैं तो उसमें क्यूबॉइडल एपिथेलियम में पीसीटी आता है, तब अपन सिर्फ पीसीटी लिख देते हैं। और तब मैंने तुमको बताया था कि जब एक्सक्रीशन पढ़ेंगे तब पीसीटी क्या है समझेगा। ठीक है, तो आई होप नाउ यू आर गेटिंग व्हाट पीसीटी इज। किडनी के अंदर जो पिरामिड्स है, पिरामिड्स के अंदर जो मिलियंस ऑफ नेफ्रॉन्स है, उसमें से एक नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर अपन स्टडी कर रहे हैं, उसमें अपने को दिख रहा है बोमन्स कैप्सूल एंड ऐसा ट्यूब्यूलर पार्ट, ट्यूब्स है ना। तो ट्यूबुलर पार्ट में है प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, दैट इज पीसीटी। प्रॉक्सिमल क्योंकि वो बोमन्स कैप्सूल के तुरंत पास है। ठीक है, फिर उसके बाद है ये जो लूप है ना, इसको हेनले नाम के साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया था, इसलिए इसको लूप ऑफ हेनले बोलते हैं। ठीक है, मैंने डायग्राम बहुत गंदा बनाया है, ऐसा इतना ऐसा ब्रॉड पोर्शन नहीं रहता है। तुरंत ही ऐसा कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल रहेगा, तुरंत लूप ऑफ हेनले रहेगा, तुरंत डीसीटी रहेगा, ऐसा रहेगा। मैंने बहुत ही ये लेबलिंग करने को आसान जाना चाहिए, इसलिए मैंने ऐसा बनाया है। ऐसा लूप ऑफ हेनले में सही में इतना ऐसा ब्रॉड पोर्शन नहीं होता है। ठीक है, तो ये देखो ये डिसेंड हो रहा है ना, मतलब नीचे जा रहा है ना, तो इसको हम बोलेंगे डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले, है ना। और ये जो है ये एसेंड हो रहा है, इसको हम क्या बोलेंगे, असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले। ठीक है सर, फिर इसको क्या बोलेंगे, ट्रांसवर्स लिम्ब बोलेंगे क्या? नहीं, ऐसा ट्रांसवर्स लिम्ब एग्जिस्ट नहीं करता है। ये लेबलिंग के लिए जगह रहनी चाहिए, इसलिए मैंने ऐसा डायग्राम बनाया है। ठीक है, एक्चुअल में वो कैसे रहेगा, एक्चुअल में बोमन्स कैप्सूल, ठीक है, बोमन्स कैप्सूल के बाद
नीचे की तरफ पीसीटी बनाता हूं। कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, ठीक है, ये डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले, ये तुरंत ही असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले। देखो प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, डिसेंडिंग लिम्ब, तुरंत ही असेंडिंग लिम्ब, और फिर डीसीटी, और फिर डीसीटी, और फिर कलेक्टिंग ट्यूब्यूल। डीसीटी मतलब डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, ठीक है। बहुत कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर रहता है, ऐसा इस टाइप का रहेगा। प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड, तुरंत डिसेंडिंग लिम्ब, तुरंत असेंडिंग लिम्ब, डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल और कलेक्टिंग ट्यूब्यूल, ऐसा। ये मैंने इतना ब्रॉड इसलिए बनाया है क्योंकि ये सब ये लेबलिंग करने के लिए अच्छे से जगह मिलनी चाहिए, इसलिए। बाकी ऐसा ब्रॉड स्ट्रक्चर तुमको नहीं दिखेगा। लूप ऑफ हेनले डायरेक्टली ऐसा प्रॉपर लूप रहेगा, तो इसको ऐसा कुछ ट्रांसवर्स लिम्ब वगैरह ऐसा कोई नाम उसको नहीं है। सीधा डिसेंडिंग लिम्ब, असेंडिंग लिम्ब, सीधा, ठीक है। और फिर ये रहेगा कलेक्टिंग ट्यूब्यूल, जो क्या करेगा, यूरिन को कलेक्ट करेगा। तो इसमें क्या है, इसमें किसी दूसरे नेफ्रॉन का कलेक्टिंग ट्यूब्यूल भी आकर मर्ज हो जाएगा। फिर किसी तीसरे नेफ्रॉन का, इसके पीछे भी तो एक नेफ्रॉन रहेगा ना, थ्री डायमेंशनल रहेगा, उसका किसी और नेफ्रॉन का कलेक्टिंग ट्यूब्यूल आके अटैच हो गया। फिर किसी और चौथे नेफ्रॉन का कलेक्टिंग ट्यूब्यूल आके अटैच हो गया, किसी और पांचवें नेफ्रॉन का कलेक्टिंग ट्यूब्यूल आके अटैच हो गया। तो ऐसे बहुत सारे कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स, ये कलेक्टिंग ट्यूब्यूल है, ये भी कलेक्टिंग ट्यूब्यूल है ऑफ अदर नेफ्रॉन्स, ये भी कलेक्टिंग ट्यूब्यूल है ऑफ अदर नेफ्रॉन्स। तो बाकी नेफ्रॉन्स के कलेक्टिंग ट्यूब्यूल मर्ज होते जाएंगे ऐसे, और कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स मर्ज हो के क्या बनेगा, तो बनेगा कलेक्टिंग डक्ट, तो बनेगा कलेक्टिंग डक्ट। कॉमन को कंफ्यूजन रहता है बच्चों को कलेक्टिंग ट्यूब्यूल और कलेक्टिंग डक्ट के बीच में। बहुत सारे कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स मर्ज होके क्या बनता है, कलेक्टिंग डक्ट बनता है, ठीक है। ये जो कलेक्टिंग डक्ट है, इसके लिए एक और नाम है, दैट इज डक्ट ऑफ बेलिनी। कलेक्टिंग डक्ट इज ऑल्सो कॉल्ड एज डक्ट ऑफ बेलिनी, ठीक है। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा। क्यों, इसके ऊपर क्वेश्चन आने के बहुत ज्यादा चांसेस है, इसलिए इंपॉर्टेंट नहीं है, क्वेश्चन नहीं पूछेगा इसके ऊपर कोई, लेकिन तुम्हारा जो दिमाग है वो एग्जाम के 3 घंटे में शॉर्ट सर्किट होता है, सबको पता है। और तुम्हारा दिमाग शॉर्ट सर्किट होके पूरा ऐसा इलेक्ट्रिक करंट दौड़ेगा दिमाग में, सब न्यूरॉन्स एक दूसरे को ज्वाइन हो जाएंगे, पूरा शॉर्ट सर्किट हो जाएगा, पूरा इन्फॉर्मेशन मिक्स होती है। पूरा बाकी 2 साल नहीं होता है, सिर्फ एग्जाम के 3 घंटे में ही होता है वैसा, मतलब मैक्सिमम लोगों के। कुछ लोगों में 2 साल, दोनों साल होते रहता है, लेकिन मैक्सिमम लोगों में सिर्फ एग्जाम में होता है। एग्जाम में सभी के साथ होता ही है। तुम्हारा दिमाग क्या करेगा एग्जाम के टाइम पे पता है, डक्ट ऑफ बेलिनी को कॉलम्स ऑफ बर्टीनी के साथ 100% कंफ्यूज करेगा, गारंटी देता हूं 100%। अरे वो एग्जाम के 3 घंटे में पीएच कम पीएच ज्यादा, मतलब एसिडिटी कम की ज्यादा, इसमें कंफ्यूजन होता है, इसमें दिमाग प्रॉब्लम क्रिएट करता है। ये छोड़ेगा कि तुम्हारा दिमाग इतनी गोल्डन अपॉर्चुनिटी, 100% इसमें कंफ्यूज करेगा तुम्हारा दिमाग। इसको बिल्कुल कंफ्यूज नहीं करना है। डक्ट ऑफ बेलिनी मतलब कलेक्टिंग डक्ट, जो बहुत सारे नेफ्रॉन्स के कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स से फ्यूज होके बना है। वेरेस कॉलम्स ऑफ बर्टीनी मतलब 2 मेडुलरी पिरामिड्स के बीच में जो पैरेन्काइमा है। पैरेन्काइमा ये वर्ड मैं बॉटनी से बोरो कर रहा हूँ, ठीक है। वैसे ऐसे अपन पैरेन्काइमा बहुत रेयरली यूज करते हैं जूलॉजी में। ग्राउंड टिश्यू ऐसा, मतलब उसका कोई स्पेसिफिक काम नहीं है, बस कैविटी को भरना, कनेक्टिव टिश्यू टाइप का, वैसा वो टिश्यू है। तो उसको मैं ग्राउंड टिश्यू या पैरेन्काइमा ऐसा वर्ड मैं बोरो कर रहा हूँ बॉटनी से, उसको ज्यादा दिल पे मत लेना। मुद्दा यह है कि वो 2 मेडुलरी पिरामिड्स के बीच का जो रीजन है उसको हम बोलते हैं कॉलम्स ऑफ बर्टीनी। तो दोनों भी चीजें टोटली डिफरेंट है, ठीक है। तो बढ़ते हैं अपन आगे। अभी अपन ने नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर तो देख लिया। नेफ्रॉन में क्या क्या रहता है, तो नेफ्रॉन में रहता है बोमन्स कैप्सूल एंड
ट्यूब्यूलर पार्ट। तो ट्यूब्यूलर पार्ट में क्या रहेगा, एक प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, फिर हेनलेस लूप, फिर डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल और फिर कलेक्टिंग ट्यूब्यूल। ठीक है। दूसरी बात, ये ऐसा डायग्राम मैंने क्यों बनाया है, अगर तुम एनसीईआरटी देखोगे ना तो एनसीईआरटी में तुमको क्या दिखेगा पता है क्या, एनसीईआरटी का डायग्राम तुमको ऐसा दिखेगा। एक सेकंड ना, एनसीईआरटी ले लो, स्टेट बोर्ड ले लो, कुछ भी ले लो, तुमको उसका डायग्राम ऐसा दिखेगा। ऐसा प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, ठीक है, फिर हेनलेस लूप, ठीक है, फिर डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल और फिर कलेक्टिंग ट्यूब्यूल, ऐसा दिखेगा। एनसीईआरटी ले लो, स्टेट बोर्ड ले लो, कुछ भी ले लो, ऐसा क्यों दिखेगा। और एनसीईआरटी और स्टेट बोर्ड में ऐसा दिया होने के बावजूद भी मैंने ऐसा क्यों बनाया, दोनों चीजें सुनो। अपने को इतना तो कंफर्म हो गया था पिछले क्लास में ही, जब अपने को ये ध्यान में आया था कि पेल्विस, यूरिनरी ब्लैडर में यूरिन आती है यूरेटर से, यूरेटर में आती है पेल्विस से, पेल्विस में आती है मेजर कैलिक्स से, मेजर कैलिक्स से आती है माइनर कैलिक्स, मेजर कैलिक्स में आती है माइनर कैलिक्स से, माइनर कैलिक्स में आती है एपेक्स ऑफ पिरामिड से, एपेक्स ऑफ पिरामिड से आती है ऑफकोर्स पिरामिड के अंदर से। इसका मतलब यूरिन फॉर्मेशन का जो मेन रीजन होगा वो होगा पिरामिड्स। ये तो अपने को कॉमन सेंस लगा के पिछले क्लास में ही पता चल गया था। पर पिरामिड्स में ऐसा क्या होता है जिसमें यूरिन बनती है, ये देखने के लिए आज के क्लास में हमने क्या किया, पिरामिड को डायसेक्ट किया। पिरामिड को डायसेक्ट करने के बाद अपने को नेफ्रॉन्स दिखे। नेफ्रॉन्स को स्टडी करने के बाद, एक नेफ्रॉन को स्टडी करने के बाद उसमें अपने को दो पोर्शन दिखे, एक तो ये बोमन्स कैप्सूल और दूसरा ट्यूब्यूलर पार्ट। तो इसमें यूरिन कैसे बनती है ये अपने को अभी तक थोड़ी कुछ समझ में आया है ना। अभी तो अपन ने सिर्फ स्ट्रक्चर देखा है कि ऐसा कुछ तो भी प्रेजेंट रहता है, तो इसमें ऐसा होता क्या है कि इसमें यूरिन तैयार हो जाती है ना। तो इसमें ऐसा क्या होता है कि जिसके कारण इसमें यूरिन तैयार होती है, और एनसीईआरटी ने और स्टेट बोर्ड ने ऐसा डायग्राम क्यों दिया है और मैंने ऐसा डायग्राम क्यों बनाया है, ये तीनों चीज़ों का एक्सप्लेनेशन मैं अभी तुमको देता हूँ। देखो क्या होता है ये पोर्शन एकदम ध्यान से सुनेंगे और बच्चे सब नोट्स भी बना लेंगे, सबके सब तुम लोग नोट्स बना लोगे, क्योंकि ये जो पोर्शन मैं तुमको पढ़ाने जा रहा हूं ना, ये पोर्शन जनरली बच्चों को कंफ्यूज करता है। दिस पोर्शन जनरली कंफ्यूजेस स्टूडेंट्स, ठीक है। ये है बोमन्स कैप्सूल। इस बोमन्स कैप्सूल में क्या होता है, तो आर्टीरियोल आता है, रीनल आर्टरी के कल मैंने बहुत सारे ब्रांचेस दिखाए थे, फर्दर उसने और आर्टरीज में डिवाइड हुआ था, फिर आर्टरीज विल डिवाइड इनटू आर्टीरियोल, है ना। तो ये आया आर्टीरियोल, ये आने वाला आर्टीरियोल है, आने वाले को अपन बोलते हैं एफरंट, इसलिए इसको बोला जाएगा एफरंट आर्टीरियोल, ठीक है। आर्टीरियोल किस में स्प्लिट होता है, तो आर्टीरियोल स्प्लिट होता है ऑफकोर्स कैपिलरीज में, है ना। तो ये जो आर्टीरियोल आया ये ऐसा पतले पतले कैपिलरीज में डिवाइड हो जाएगा, ये सब पतले पतले कैपिलरीज में डिवाइड हो जाएगा। ठीक है। और फिर ये जो पतली पतली कैपिलरीज है, एकदम ध्यान से मेरी बात सुनेंगे, एकदम ध्यान से मेरी बात सुनेंगे। ये जो पतली पतली कैपिलरीज है ये फर्दर मर्ज होके, देखो आर्टीरियोल अंदर आया, बाहर क्या बन के जाएगा, बाहर बन के जाएगा वेन्यूल, बाहर क्या बन के जाएगा, बाहर बन के जाएगा वेन्यूल, है ना। आने वाला आर्टीरियोल ऑक्सीजनेटेड ब्लड जाने वाला वेन रहता है ना, बराबर है। लेकिन यहाँ पर इसने ऑक्सीजनेटेड ब्लड देकर CO2 उठाने का काम किया है क्या, नहीं, इसने वो काम अभी तक नहीं किया है। ये काहे को कैपिलरीज में कन्वर्ट हुआ पता ही नहीं चला। यहाँ पर तो वैसे भी एम्प्टी स्पेस थी, यहाँ पर कौन से टिश्यूज को ऑक्सीजन देगा वो, है ना। तो ये आने वाला आर्टीरियोल और जाने वाला वेन्यूल, ऐसा अभी अपन नहीं बोल सकते, ये भी जाने वाला आर्टीरियोल ही है, ये अभी वेन्यूल नहीं है, आर्टीरियोल ही है, क्योंकि इसने ऑक्सीजन देकर CO2 लेने का काम किया ही नहीं है। फिर ऐसा क्यों डिवाइड हुआ कैपिलरीज में,
दिमाग खराब है क्या इवोल्यूशन का? काय को ऐसा स्ट्रक्चर बनाया कि ऐसा बोमन्स कैप्सूल लेने का और फिर बोमन्स कैप्सूल के अंदर बीच में ऐसे रैंडमली कैपिलरीज बना देने का? टाइम पास है ना? क्यों किया ये? इसमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड, इसमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये वेन्यूल नहीं है फिर उसके कारण। फिर ऐसा क्यों बीच में ही रैंडमली कैपिलरीज में डिवाइड हो गया? उसका रीजन क्या है? ये जो है ना, ये स्पेशल टाइप की कैपिलरीज है। दीज कैपिलरीज आर स्पेशल टाइप ऑफ कैपिलरीज विच इज कॉल्ड एज ग्लोमेरुलर कैपिलरीज, which are called as glomerular capillaries, or it is also called as glomerulus। ठीक है, ग्लोमेरुलर कैपिलरीज और ग्लोमेरुलस। एकदम ध्यान से मेरी बात सुनेंगे। बोमन्स कैप्सूल जो है ना, बोमन्स कैप्सूल, ये वाला बोमन्स कैप्सूल प्लस ग्लोमेरुलस plus glomerulus is called as Malpighian body। Malpighian tubules नहीं, Malpighian tubule जो कॉकरोच का एक्सीटरी सिस्टम है वो नहीं, Malpighian body और Malpighian corpuscle और पिग्मेलियन कॉर्पसल। ठीक है, पहली बात ये एक चीज ध्यान में रखना जो इस डायग्राम से अपने को समझ में आ रही है। और दूसरी एक चीज, ये कंसेप्ट के हिसाब से इंपॉर्टेंट है, नीट के हिसाब से नहीं, लेकिन कंसेप्ट के हिसाब से ये इंपॉर्टेंट है। क्या होता है, ध्यान से मेरी बात सुनेंगे। अगर अपन ने इसको ऐसा काटा, ये ऑफकोर्स 2 डायमेंशनल नहीं है, ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर रहेगा, ये भी ट्यूब लाइक रहेगा, ये भी ट्यूब लाइक रहेगा, है ना। अगर अपन ने इसको ऐसे काटा, ऐसे अगर अपन ने इसको काटा और इसको पकड़ के ऐसा ऊपर से देखा तो अपने को डेफिनेटली दिखेगा सर्कल, बराबर, अपने को डेफिनेटली दिखेगा सर्कल। वो सर्कल का जो एरिया रहेगा उसको हम बोलेंगे क्रॉस सेक्शनल एरिया, बराबर, उसको अपन बोलेंगे क्रॉस सेक्शनल एरिया। तो पूरे बॉडी में क्या होता है, इन नहीं लगेगा, थ्रू आउट द बॉडी, एकदम ध्यान से मेरी बात सुनेंगे, क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ arteries is less than the, एकदम ध्यान से सुनेंगे, देन द क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ, देन द टोटल बोल देता हूं, देन द टोटल क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ कैपिलरीज। ठीक है, थ्रू आउट द बॉडी में क्या होता है कि कोई भी आर्टरी अगर है तो आर्टरी है उससे आर्टेरियोल बने और इन आर्टेरियोल से कैपिलरीज बनी। तो कैपिलरीज भले कितनी ही पतली पतली क्यों ना रहे, लेकिन तुम अगर उन कैपिलरीज का टोटल क्रॉस सेक्शनल एरिया देखोगे ना तो वो आर्टरी के क्रॉस सेक्शनल एरिया से ज्यादा रहेगा। तो इवन दो उससे फायदा क्या होगा, उससे 2 फायदे होंगे। एक तो देखो, अरे यार तुमको समझ कैसे समझाओ मैं, ये चीज लाइव क्लास में पढ़ाने लायक चीज है, क्योंकि 5वीं 6वीं का मैथमेटिक्स है ना, तो मेरे को बहुत डर लगता है कि तुम लोगों को समझेगा कि नहीं समझेगा। ठीक है, क्योंकि मैं भी 11th 12th में आने के बाद मेरे को 5वीं 6वीं का मैथमेटिक्स काफी सारा समझ में आया था। 5वीं 6वीं में समझता नहीं है, मेरे को थोड़ा सा डर लगता है। अगर ये चीज नहीं समझ में आ रही होगी ना तो प्लीज आस्क मी। 12th के एक स्टूडेंट ने एक डाउट पूछा था मेरे को इसका, कि अपने किडनी और बाकी हार्ट का कुछ तो भी डिफरेंस बताया था करके। ठीक है, तो वो क्या डिफरेंस बताया था उसको याद नहीं आ रहा था एक स्टूडेंट को, मतलब बोर्ड की एग्जाम दे दिए वाले 12th के स्टूडेंट की बात कर रहा हूँ। ठीक है, बहुत कॉमन सेंस और बहुत सिंपल सी चीज है, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। देखो, इसका अगर क्रॉस सेक्शनल एरिया जो भी है
उससे ज्यादा क्रॉस सेक्शनल एरिया इन सब का एडेड वालों का रहेगा। इन सबको, इसको ऐड कर दो, इसको ऐड कर दो, इसको ऐड कर दो। तो नॉर्मली थ्रू आउट द बॉडी इन सब का टोटल क्रॉस सेक्शनल एरिया ज्यादा रहेगा एज कंपेयर टू दिस सिंगल आर्टरी। ऐसा क्यों? ताकि आर्टरी अगर पूरी ब्लड से भरी हुई है, आर्टरी अगर पूरी ब्लड से भरी हुई है तो भी उससे जो कैपिलरीज निकलेगी उनका क्रॉस सेक्शनल एरिया ज्यादा होने के कारण टोटल वाला वैसी पूरी ब्लड से भरी नहीं रहेगी, एक ही लेयर रहेगी ब्लड की। तो एक तो ऑक्सीजन और CO2 का ट्रांसपोर्ट ज्यादा अच्छे से हो पाएगा, पहली बात, ठीक है। दूसरी बात क्या हो जाएगा कि कभी ब्लड प्रेशर वगैरह अगर बढ़ा तो कैपिलरीज बर्स्ट नहीं होगी, क्योंकि अगर तुमको सर्कुलेशन चैप्टर में याद होगा तो अपन ने बोला था कि कैपिलरीज में सिर्फ एक सिंगल लेयर रहती है एंडोथेलियल सेल्स की, बेसमेंट मेम्ब्रेन एंड सिंगल लेयर ऑफ एंडोथेलियल सेल्स। उसमें ट्यूनिका मीडिया, मसल्स वगैरह ऐसा कुछ भी कैपिलरीज में नहीं था। इसलिए तो जब ब्रेन स्ट्रोक होता है, बहुत ज्यादा ब्लड प्रेशर बढ़ने के कारण, हाइपरटेंशन के कारण जब फूटती है तो क्या फूटती है? कैपिलरीज ही फूटती है, ठीक है। तो कैपिलरीज को हाई ब्लड प्रेशर सहन करने के लिए, अब एक्सेस हाई ब्लड प्रेशर रहेगा। अब इवोल्यूशन को क्या पता था कि ये ह्यूमन बीइंग नाम का ऑर्गेनिज्म ऐसा पढ़ाई लिखाई और जॉब और ये सब करियर वरियर ये सब डिस्कवर कर लेगा, इन्वेंट कर लेगा और फिर उसका स्ट्रेस लेते रहेगा। इवोल्यूशन को लगा बढ़िया एकदम इतना मस्त नेचर वेचर है, इंसान अपना थोड़ा बहुत खाना पीना ढूंढेगा, शिकार विकार करेगा और मस्त नेचर एंजॉय करते हुए चिल में जिंदगी जिएगा, एंजॉय करेगा लाइफ को। इंसान ने करियर और ये मार्क्स, एग्जाम, क्या क्या बना लिया, जॉब, ये वो, तो इंसान क्या अभी 24 घंटा टेंशन में ही रहता है, 24 घंटा बीपी बढ़ा हुआ रहता है, इसलिए स्ट्रोक आता है। बाकी इवोल्यूशन ने अपने बॉडी को स्टोन एज मैन के हिसाब से बनाया है। कभी शेर दिख गया, कभी कुछ दिख गया, लायन वायन दिख गया तो थोड़ी देर के लिए ब्लड प्रेशर बढ़ना, थोड़ी देर के लिए हार्ट रेट बढ़ना इज ओके, उसके बाद वापस नॉर्मल। 24 घंटा थोड़ी हार्ट रेट बढ़ा रहता था, ब्लड प्रेशर बढ़ा रहता था स्टोन एज मैन का। ये सब मॉडर्न मैन की हरकतें है ना। तो बोलोगे सर क्या कैपिलरीज को इतना अच्छे से मैनेज किया है बोल रहे हो आप, तो फिर स्ट्रोक आता है क्यों इन द फर्स्ट प्लेस? ये आजकल के लोगों को 21वीं सेंचुरी में आता है। पुराने जमाने में जब चिल माहौल था तब कहाँ आता था। अपन ने ही अपनी जिंदगी को ऐसा कॉम्प्लिकेटेड बना दिया है जो स्ट्रोक आ जाए, है ना। पर कहने का मुद्दा ये है कि थोड़ी देर के लिए ब्लड प्रेशर बढ़ा रहा अगर, तो उस चीज से बचने के लिए अपने बॉडी को इवोल्यूशन ने इस प्रकार से बनाया है कि कैपिलरीज का टोटल क्रॉस सेक्शनल एरिया ज्यादा रहेगा आर्टरीज से, आर्टरीज का क्रॉस सेक्शनल एरिया कम रहेगा टोटल क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ कैपिलरीज से, ठीक है। ये सर्कुलेशन में मैंने, ये सर्कुलेशन की चीज है, ठीक है, समझ में आ रहा है। ये अलग चीज है। किडनी में क्या होता है ये तो मैंने थ्रू आउट द बॉडी बोला, ये पूरा बाकी सब ऑर्गन्स के लिए रिस्पॉन्सिबल है, के लिए एप्लीकेबल है, नॉट रिस्पॉन्सिबल। बोमन्स कैप्सूल में क्या होगा? बोमन्स कैप्सूल में द क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ efferent arteriole is more. The cross sectional area of efferent arteriole is more. किसके कंपैरिजन में more? तो than that of total cross sectional area of ग्लोमेरुलर कैपिलरीज, ग्लोमेरुलर कैपिलरीज और ग्लोमेरुलस, ग्लोमेरुलर कैपिलरीज और ग्लोमेरुलस। तो ग्लोमेरुलस का क्या है? टोटल क्रॉस सेक्शनल एरिया कम है, ग्लोमेरुलस का कम है और एफरेंट आर्टरियोल का क्रॉस सेक्शनल एरिया ज्यादा है। तो क्या होगा कि बेसिकली मतलब वॉल्यूम भी ज्यादा रहेगा इसका, एफरेंट आर्टरियोल का, तो ब्लड आएगा ज्यादा, लेकिन ब्लड को जाने के लिए जो जगह है इधर से ब्लड ज्यादा अमाउंट में आएगा, लेकिन उतना ही अमाउंट को कम वॉल्यूम से गुजरना पड़ेगा, है ना। उतने ही ब्लड को कम वॉल्यूम से गुजरना पड़ेगा। तुम इमेजिन करो कि तुम्हारी स्कूल छूटने के बाद या इंस्टीट्यूट छूटने के बाद, क्लास छूटने के बाद, जो भी है,
तुम लोग जब घर जाते हो अपने दोस्तों के साथ, तो साइकिल चलाते वक्त या गाड़ी चलाते वक्त वी ट्रैवल पैरेलली, है ना। एक साइकिल, उसके बाजू में एक और साइकिल, उसके बाजू में एक और साइकिल, उसके बाजू में एक और साइकिल, बराबर है। क्योंकि अपन मेन रोड पे होते हैं, जैसे ही अपना घर पास आ जाता है, गली में अपन घुसते हैं, तो ऐसे 4 लोग ऐसे एक साथ साइड बाय साइड नहीं चला पाते, क्योंकि आ तो ज्यादा लोग गए लेकिन अभी जाने के लिए उतनी जगह नहीं है। संकरी गली है, नैरो गली है सपोज, तो अपन नहीं जा पाएंगे, अपने को फिर एक लाइन में आना पड़ेगा। मुद्दा समझ में आ रहा है ना क्या बोल रहा हूं? ठीक है, आने वाला ब्लड तो ज्यादा आ गया, लेकिन आगे पास होते वक्त वो जब इन कैपिलरीज में घुसेगा तो इन कैपिलरीज का टोटल क्रॉस सेक्शनल एरिया कम रहेगा ग्लोमेरुलस के एज कंपेयर टू दिस। ठीक है, तो उसके कारण क्या होगा, उसको जगह नहीं होगी ब्लड को। जो ब्लड एफरेंट आर्टीरियोल के थ्रू आया उसको जगह नहीं होगी ग्लोमेरुलस से घुसते वक्त। तो ग्लोमेरुलस से घुसते वक्त जगह न होने के कारण क्या होगा, दिस विल क्रिएट अ प्रेशर ऑन द glomerular capillaries. It will create a pressure on the glomerular capillaries. और मैंने क्या बोला था कि ये स्पेशल टाइप की कैपिलरीज है, इनका काम ऑक्सीजन देके CO2 निकालना है ही नहीं। ग्लोमेरुलस का या ग्लोमेरुलर कैपिलरीज का काम बेसिकली क्या है, तो इसका काम है यही प्रेशर को झेलना, और प्रेशर को झेलने के कारण वो बर्स्ट नहीं होंगे, लेकिन उनके सेल्स में, ग्लोमेरुलर कैपिलरीज के सेल्स जो है एंडोथेलियल सेल्स, उनके बीच में जो स्पेसेस है, उन स्पेसेस के थ्रू क्या हो जाएगा, उस प्रेशर के कारण छोटे मोटे मॉलिक्यूल्स बाहर निकल जाएंगे, छोटे मोटे मॉलिक्यूल्स बाहर निकल जाएंगे। समझ में आ रहा है? छोटे मोटे मॉलिक्यूल्स बाहर निकल जाएंगे। तो बेसिकली क्या हो रहा है, फिल्ट्रेशन हो रहा है, बेसिकली हो रहा है फिल्ट्रेशन। इस प्रेशर के कारण क्या हो रहा है, तो हो रहा है फिल्ट्रेशन। दिस इज कॉजिंग फिल्ट्रेशन। तो छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स मतलब क्या, तो सबसे पहले तो वाटर, इस छोटा सा मॉलिक्यूल है NH3। सर NH3 तो यूरिया में कन्वर्ट हो गया, अरे पूरा नहीं हुआ, थोड़ा सा तो रहेगा ही NH3। एक एक मॉलिक्यूल को पकड़ के यूरिया में कन्वर्ट करोगे क्या, पॉसिबल ही नहीं है। लो यूरिया लो, H+, K+, है ना, मोनोसेकेराइड्स। मोनोसेकेराइड्स वैसे इनके कंपैरिजन में बहुत ही बड़े मॉलिक्यूल है, ये तो 2-2, 3-3 एटम के मॉलिक्यूल्स है। यूरिया मतलब NH2 C डबल बॉन्ड ONH2, ये काफी बड़ा हो गया इनके कंपैरिजन में, लेकिन ये तो काफी बड़ा हो गया C6H12O6, है ना, लेकिन फिर भी हो जाता है। मोनोसेकेराइड्स, अमीनो एसिड्स, ठीक है, और NaCl, HCO3-, ऐसी सब चीजें बाहर निकल जाएगी, फिल्ट्रेशन हो जाएगा। समझ में आ रहा है? अब मुद्दा ये है अपना कि ये फिल्ट्रेशन जो हो रहा है ये क्यों हो रहा है, क्योंकि प्रेशर जनरेट हो रहा है। तो प्रेशर जनरेट होने के कारण जो भी मॉलिक्यूल्स वो ग्लोमेरुलर कैपिलरीज के जो पोर्स है उसमें से बाहर निकल सकते हैं वो निकल जाएंगे, जो नहीं निकल सकते वो नहीं निकलेंगे। मैक्रोमोलिक्यूल्स, आरबीसीज, डब्ल्यूबीसीज, प्लेटलेट्स, ये सब नहीं निकलेगा। बड़े बड़े प्रोटीन जैसे अल्बुमिन, ग्लोबुलिन, फाइब्रिनोजेन, ये सब नहीं निकलेगा। अमीनो एसिड्स निकलेंगे, प्रोटीन्स नहीं निकलेंगे। मोनोसेकेराइड्स निकलेंगे, पॉलीसेकेराइड्स तो मिलेंगे भी नहीं खैर से कुछ खास, आरबीसी के मेम्ब्रेन पे उगरी रहेंगे जो है वो, अलग से तो मिलते नहीं है ब्लड में, लेकिन अगर रहे भी इनकेस तो भी नहीं निकलेंगे, छोटे मोटी चीजें निकलेंगी। तो फिल्ट्रेशन यूजफुलनेस या यूजलेसनेस के ऊपर नहीं हुआ है, फिल्ट्रेशन यूजफुलनेस एंड यूजलेसनेस के हिसाब से नहीं हुआ है। फिल्ट्रेशन किस बेसिस पे हुआ है, साइज के बेसिस पे हुआ है। ये यूजफुल है, ये यूजलेस है, ये यूजफुल भी हो सकता है, यूजलेस भी हो सकता है। कंसंट्रेशन ज्यादा हो गया तो फेंको बाहर, कंसंट्रेशन कम है तो एब्जॉर्ब करो। ये यूजफुल है, लेकिन अगेन एक लिमिट तक डायबिटिक पेशेंट्स का बताया था, अति ग्लूकोज दिखने लग गया अगर फिल्ट्रेट में तो उसको फिर किडनी रीएब्जॉर्ब नहीं करेंगी, भग बोलेगी बॉडी के बाहर, हट वही काम है कि मेरे को ग्लूकोज को रीएब्जॉर्ब करते रहना। यूजफुल, ये भी यूजफुल
या हार्मफुल डिपेंडिंग ऑन द कंसंट्रेशन, ये भी यूजफुल या हार्मफुल डिपेंडिंग ऑन द कंसंट्रेशन, है ना। तो मैक्सिमम चीजों को जो यूजफुल है पूरे तरीके से उनको तो अपने को मैक्सिमम केसेस में एब्जॉर्ब ही करना पड़ता है, जो हार्मफुल है अपने को उनको मैक्सिमम केसेस में बॉडी के बाहर फेंक ही देना पड़ता है, और बाकी जो चीजें है वो डिपेंडिंग ऑन द कंसंट्रेशन यूजफुल या फिर हार्मफुल रहेगी, है ना। तो फिल्ट्रेट जो यहाँ पर आएगा बोमन्स कैप्सूल में वो यूजफुलनेस या हार्मफुलनेस के ऊपर नहीं आएगा, वो तो सिर्फ साइज के ऊपर आएगा, है ना। यूजफुल चीजें भी इसमें आ जाएगी, तो यूजफुल चीजें भी अगर इसमें आ गई तो यूजफुल चीजें भी पीसीटी में जाएगी, हेनलेस लूप में जाएगी, डीसीटी में जाएगी, कलेक्टिंग ट्यूबुल में जाएगी, कलेक्टिंग ट्यूबुल से एपेक्स ऑफ सॉरी कलेक्टिंग डक्ट, फिर कलेक्टिंग डक्ट से एपेक्स ऑफ पिरामिड, एपेक्स से माइनर कैलिक्स, माइनर कैलिक्स से मेजर कैलिक्स, मेजर कैलिक्स से पेल्विस, पेल्विस से यूरेटर, यूरेटर से यूरिनरी ब्लैडर, यूरिनरी ब्लैडर से यूरेथ्रा, यूरेथ्रा से बाहर यूजफुल चीजें भी बाहर चली जाएगी। ऐसा नहीं होना चाहिए, इसलिए यूजफुल चीजों को रीएब्जॉर्ब किया जाता है। इसीलिए यहाँ पर जो फिल्ट्रेशन हुआ बोमन्स कैप्सूल में उसको सीधा बॉडी के बाहर नहीं फेंकते, उसको पहले ट्यूबुलर पोर्शन में घुमाते हैं। और ट्यूबुलर पोर्शन क्या है, ट्यूबुलर होने के कारण इसका सरफेस एरिया अच्छा खासा है, और सरफेस एरिया अच्छा खासा होने के कारण चीजों को रीएब्जॉर्ब किया जा सकता है। या कुछ चीजें अगर फिल्टर होने से बच गई होगी तो उन चीजों को इसमें रिलीज भी किया जा सकता है, सिक्रीट भी किया जा सकता है। तो ये जो ट्यूबुलर पार्ट है इसमें रीएब्जॉर्प्शन भी होता है एंड सिक्रीशन भी होता है। तो एनसीईआरटी को ना एक्सप्लेन करना होता है कि कहाँ पर क्या रीएब्जॉर्ब होता है, उसके जगह डिसाइडेड रहते हैं। जैसे ये जो पीसीटी है इसमें न्यूट्रिएंट्स रीएब्जॉर्ब होते हैं, फॉर एग्जाम्पल इसमें फॉर एग्जाम्पल मतलब रियल है, फेक नहीं रहा हूं, न्यूट्रिएंट्स इसमें रीएब्जॉर्ब होते हैं, ठीक है। तो ऐसा एरो करके मेरे को दिखाना पड़ेगा ना यार कि यहाँ पर न्यूट्रिएंट्स रीएब्जॉर्ब होते हैं, समझ में आ रहा है। कुछ चीजें अगर फिल्टर नहीं हुई होगी तो उसको अपन अभी ब्लड में होगी तो उसको अपन इसमें रिलीज कर देंगे, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल K+ पोटेशियम आयन को सिक्रीट किया जाएगा पीसीटी में, न्यूट्रिएंट्स को रीएब्जॉर्ब किया जाएगा पीसीटी से। तो ऐसा डीसीटी से भी चीजों को रीएब्जॉर्ब किया जाएगा, डीसीटी में भी चीजों को रिलीज किया जाएगा, यहाँ से भी चीजों को रीएब्जॉर्ब किया जाएगा। तो अपने को बहुत सारा ऐसा एरोज देकर, ये एरो सिक्रीशन के लिए है, ये एरो रीएब्जॉर्प्शन के लिए है ना, कि इसको वापस बॉडी ने रीएब्जॉर्ब कर लिया। ये एरो से क्या दिख रहा है कि जो अपने को नहीं चाहिए लेकिन यहाँ पर फिल्टर नहीं हुआ है उसको बॉडी ने सिक्रीट कर दिया ट्यूब्यूल्स में ताकि वो बॉडी के बाहर निकल जाए, बराबर है। तो ये ट्यूबुलर सिक्रीशन है, ये रीएब्जॉर्प्शन है, बराबर। तो रीएब्जॉर्प्शन है, ये ट्यूबुलर सिक्रीशन है। तो अपने को ये एरोज दे देकर कहां पर क्या रीएब्जॉर्ब होने की प्रोविजन है, हर टाइम K+ रीएब्जॉर्ब होगा या हर टाइम K+ सिक्रीट होगा या ऐसा नहीं है। K+ की वैल्यू, K+ के अमाउंट, K+ का कंसंट्रेशन अगर ज्यादा हो गया होगा ब्लड में तो उसको सिक्रीट करेंगे, K+ अगर कम हो गया होगा ब्लड में तो उसको एब्जॉर्ब करेंगे। ऐसा फालतू क्वेश्चन नहीं पूछना कि सर पहले पीसीटी में सिक्रीट कर रहे हैं और फिर डीसीटी में रीएब्जॉर्ब कर रहे हैं तो फिर यहाँ पर सिक्रीट ही क्यों किया इन द फर्स्ट प्लेस। हट, ये कुछ क्वेश्चन हुआ क्या? ये डायग्राम का ये मतलब नहीं है कि यहाँ पर हर वक्त K+ सिक्रीट होगा या यहाँ पर हर वक्त K+ रीएब्जॉर्ब होगा। इस डायग्राम का ये मतलब है कि अगर सिक्रीट करना होगा तो K+ को सिक्रीट करने के लिए यहाँ पर चैनल्स अवेलेबल है पीसीटी में, अगर K+ को रीएब्जॉर्ब करना होगा तो K+ को रीएब्जॉर्ब करने के लिए चैनल्स अवेलेबल है डीसीटी में, ये उसका मतलब है। बाकी रीएब्जॉर्प्शन और सिक्रीशन होगा कंसंट्रेशन के ऊपर डिपेंडेंट। बॉडी में ज्यादा हो गया तो फेंको बाहर, बॉडी में कम हो गया होगा तो रीएब्जॉर्ब कर लो, यूरिन के थ्रू बाहर मत जाने दो, ठीक है। बाकी NH3 वगैरह को तो फेंको बाहर, वो तो कभी चाहिए ही नहीं अपने को। और H2O को वगैरह ज्यादा से ज्यादा केसेस में एब्जॉर्ब कर लो, क्योंकि H2O अपन फ्रेश वाटर फिश नहीं है, अपनी कंडीशन उतनी खराब भी नहीं है डेजर्ट वालों जैसी, लेकिन फ्रेश वाटर फिशेज जैसा एकदम ठोक के भाव में अपने को H2O अवेलेबल भी नहीं है, तो H2O को भी एब्जॉर्ब मोस्टली कर ही लेते हैं। यहाँ पर भी H2O एब्जॉर्ब होता है, रीएब्जॉर्ब। ये डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ एनलेस लूप में भी H2O रीएब्जॉर्ब होता है, डीसीटी में भी होता है, और चाहे तो सीटी से भी कर सकते हैं। अगर बहुत ही कम होगा H2O बॉडी में तो कलेक्टिंग ट्यूब्यूल से भी H2O को रीएब्जॉर्ब किया जा सकता है। वैसे असेंडिंग लिम्ब ऑफ एनलेस लूप एक ऐसी ओनली प्लेस वेयर H2O इज नॉट रीएब्जॉर्ब, ठीक है। तो वो कौन कहां से क्या रीएब्जॉर्ब होता है वो सब अभी टेंशन मत लो, वो सब एक तो एनसीईआरटी में डायग्राम दिया भी है,
डिस्क्रिप्शन भी दिया हुआ है और मैं पढ़ाऊंगा भी, उसका टेंशन मत लो। मेरा कहने का मुद्दा ये है कि एनसीईआरटी या स्टेट बोर्ड ऐसा डायग्राम न बनाते हुए, ऐसा डायग्राम इसलिए बनाते हैं ताकि कौन रीएब्जॉर्ब हो रहा है, कौन सीक्रेट हो रहा है, ये सब एक्सप्रेस करने के लिए उनको आसान हो जाए, ये सब एक्सप्रेस करने के लिए उनको इजी जाना चाहिए एनसीईआरटी को, स्टेट बोर्ड को, इसलिए ऐसा डायग्राम बनाया जाता है, ये सब एरोज दिखाने के लिए। मैंने ऐसा डायग्राम क्यों बनाया, क्योंकि ये जो डीसीटी है ना, ये डीसीटी में मैक्यूला डेंसा नाम की कुछ स्पेसिफिक सेल्स होती है, मैक्यूला डेंसा। ये जो मैक्यूला डेंसा है ये क्या करते हैं, तो ये एक एंजाइम रिलीज करते हैं। कौन सा एंजाइम नहीं बताऊंगा, जब रेगुलेशन ऑफ किडनी फंक्शन आएगा तब बताऊंगा, ठीक है। जो 12th की बोर्ड एग्जाम अपीयर स्टूडेंट्स, रैंकर स्टूडेंट्स ये वीडियो देख रहे हैं, उनको पता है मैं कौन से किस चीज की बात कर रहा हूं, ठीक है। डीसीटी एंड एफरेंट आर्टीरियोल दोनों मिलकर कुछ तो भी करते हैं, इफ यू रिमेम्बर, ठीक है। जक्स्टा ग्लोमेरुलर एपरेटस, तो जक्स्टा ग्लोमेरुलर एपरेटस के मैक्यूला डेंसा सेल्स जो डीसीटी का हिस्सा है, जक्स्टा ग्लोमेरुलर एपरेटस। फ्रेशर्स तुम लोग टेंशन मत लो, अगले क्लास में, अगले क्लास में वगैरह आ जाएगा, अभी तुम लोग टेंशन मत लो। मुद्दा ये है कि एनसीईआरटी क्या लिख के रखती है कि द एफरेंट आर्टेरियोल एज वेल एज डीसीटी, ठीक है। और उसमें ये भी लिख के रखा है कि डीसीटी इज नियर द एफरेंट आर्टेरियोल, ऐसा लिख के रखा हुआ रहता है। तो ये डायग्राम देख के बच्चे हो जाते हैं कंफ्यूज कि एफरेंट आर्टेरियोल किधर, डीसीटी किधर, कहां से पास में है, कुछ भी बोल रही है एनसीईआरटी, ऐसा हो जाता है बच्चों के साथ। ऑब्वियसली होगा ही, लेकिन याद रहे कि ये जो डायग्राम है, ये डायग्राम ये सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन और सिक्रीशन को एक्सप्रेस करने आसान हो इसलिए बनाया हुआ है ऐसा एनसीईआरटी और स्टेट बोर्ड ने। एक्चुअल में वो ऐसा रहता है, डीसीटी जो है वो सही में एफरेंट आर्टेरियोल के, एफरेंट आर्टेरियोल बोमन्स कैप्सूल के पास रहेगा ना, तो एफरेंट आर्टेरियोल के पास सही में रहती है डीसीटी, ठीक है। समझ में आ रहा है, इसलिए मैंने ये वाला डायग्राम बनाया और इसलिए एनसीईआरटी ने ये वाला डायग्राम बनाया, ठीक है, क्योंकि इसको सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन करवाना जरूरी है। इसका सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन करवाना क्यों जरूरी है, क्योंकि यहाँ पर जो फिल्ट्रेशन हो रहा है, यहाँ पर जो फिल्ट्रेशन हो रहा है वो फिल्ट्रेशन साइज के दम पे हो रहा है, यूजफुलनेस या हार्मफुलनेस के दम पे नहीं हो रहा, यूजफुलनेस या हार्मफुलनेस के दम पे नहीं हो रहा, ठीक है। अच्छा, ये जो डायग्राम है ऑफकोर्स मैंने गाउठी डायग्राम बनाया हुआ है, ऐसा यहाँ पर इतनी बड़ी कैविटी नहीं होती है, ठीक है। ये जो पोर्शन अभी मैं बताने जा रहा हूं, ये पोर्शन एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है। ये जो पास आउट स्टूडेंट्स है, पास आउट क्यों बोल रहा हूं मैं, जो पास्ड स्टूडेंट्स है, जो ग्रेजुएट हो गए हैं 12वीं से, है ना, रैंकर स्टूडेंट्स को भी इस पार्ट में कंफ्यूजन रहता है, ध्यान से मेरी बात सुनेंगे। ये जो लेयर है इसको बोलते हैं पैराइटल लेयर, दिस इज द पैराइटल लेयर ऑफ बोमन्स कैप्सूल। और ये जो है अंदर वाली, ऑफ कोर्स इसमें कुछ रॉकेट साइंस नहीं है, ये रहेगी विसरल लेयर, है ना। पैराइटल लेयर नॉर्मल स्क्वामस एपिथेलियम से बना हुआ है, नॉर्मल स्क्वामस एपिथेलियम। पर ये जो विसरल लेयर है ना, ये मॉडिफाइड एपिथेलियम से, एपिथेलियल सेल से बना है, जिनको बोला जाता है पोडोसाइट्स, ठीक है। पोडो मतलब लिम्स, आर्थ्रोपोडा, सूडोपोडा, है ना। तो वो जो पोडोसाइट्स रहते हैं ना, उनका क्या रहता है, उनका स्ट्रक्चर ऐसा रहता है। सपोज ये ग्लोमेरुलर कैपिलरी है, तो ग्लोमेरुलर ऐसी कैविटी वगैरह नहीं रहती है इसमें, मैंने गाउठी डायग्राम बनाया हुआ है। मैं तुमको मेरे बुक से रियल वाला डायग्राम भी दिखाता हूँ, लेकिन पहले मेरे को थोड़ा सा प्लीज बनाने दो। तो ऐसा सपोज ग्लोमेरुलर कैपिलरी है, तो इसके अराउंड पोडोसाइट्स प्रेजेंट रहेंगे। तो पोडोसाइट्स का स्ट्रक्चर कैसा रहता है, ऐसे, ठीक है। इसको मेरे को 3 डायमेंशनल अगर बनाना है तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, कोशिश करनी पड़ेगी, डर के आगे जीत है नहीं, डर के आगे जीत नहीं है।
इसको ना मैं सीधा बनाता हूँ, मेरे को सीधे में थोड़ा सा समझ रहा है, इसको सीधा समझो। ऐसा ग्लोमेरुलर कैपिलरी है और ग्लोमेरुलर कैपिलरी के अराउंड ऐसा पोडोसाइट है, ठीक है, ऐसा ऐसा पोडोसाइट रहेगा। ये एक पोडोसाइट हो गया। फिर ये जो पोडोसाइट है ना, इसके एंडिंग में ऐसे 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 स्ट्रक्चर्स रहते हैं, ऐसे ऐसे। तो इसको ये लिम्स के समान दिखते हैं, इसलिए इन सेल्स को पोडोसाइट्स बोला जाता है। तो ये एक पोडोसाइट हो गया। फिर इसके बाजू में एक और पोडोसाइट और इसके ऐसे ऐसे स्ट्रक्चर, ठीक है। फिर इसके बाजू में एक और पोडोसाइट, ठीक है, और इसका ऐसा ऐसा स्ट्रक्चर। का जबरदस्त डायग्राम बन गया। तो दो पोडोसाइट्स के बीच की जो जगह है ना, उसको बोलते हैं फिल्ट्रेशन स्लिट, उसको बोलते हैं फिल्ट्रेशन स्लिट, ठीक है, बिटवीन टू पोडोसाइट्स। और ये पोडोसाइट्स किसको लाइन करते हैं? दिस पोडोसाइट्स लाइन द ग्लोमेरुलर कैपिलरीज। These podocytes line the glomerular capillaries, ठीक है। तो ऐसा उसमें कैविटी वगैरह नहीं होती है। ये जो ग्लोमेरुलर कैपिलरीज है, ये पूरे ऐसे बोमन्स कैप्सूल के 2 डायमेंशनल स्ट्रक्चर है यार। 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर कैसे बना हुआ है ना। ऐसे कैपिलरीज है, वो कैपिलरीज के अराउंड पूरा ऐसा ऊपर नीचे नहीं है, वो ऐसे ऐसे फैली हुई है कैपिलरीज पूरी ऐसी, इस डायरेक्शन में और इस डायरेक्शन में। और उनके पूरे अराउंड क्या है? ये विसरल लेयर ऑफ बोमन्स कैप्सूल विच इज लाइंड बाय पोडोसाइट्स। तो ग्लोमेरुलस आर लाइंड बाय पोडोसाइट्स। तो ग्लोमेरुलस में जो फिल्ट्रेशन होता है, वो फिल्ट्रेट बोमन्स कैप्सूल में कैसे एंटर करेगा? तो वो एंटर करेगा थ्रू द फिल्ट्रेशन स्लिट्स विच इज नथिंग बट स्पेसेस बिटवीन 2 पोडोसाइट्स, एंड पोडोसाइट्स आर नथिंग बट सेल्स विच लाइन द विसरल लेयर ऑफ बोमन्स कैप्सूल, ठीक है। और फिर वो एंटर करेगा इधर, जो भी फिल्ट्रेट है वो फिल्ट्रेट एंटर करेगा इधर। वो फिल्ट्रेट को यूरिन बोलेंगे क्या अपन? नहीं, उसको फिल्ट्रेट बोलने का या फिर प्री यूरिन बोलने का। प्री यूरिन का को, क्योंकि वो अभी तक यूरिन नहीं है, उसमें जो काम की चीज है उसको रीअब्जॉर्ब करना बाकी है। उसको रीअब्जॉर्ब करने के बाद हम उसको यूरिन बोल सकते हैं, ठीक है। तो अभी मैं तुमको एक बार पोडोसाइट्स का ढंग का डायग्राम दिखा देता हूँ। वो तो मेरे को एक बार डायग्राम बनाने की कोशिश करने की इच्छा थी, इसलिए मैंने बनाया। बट एक बार बोमन्स कैप्सूल का ढंग का डायग्राम मैं तुमको दिखाता हूँ। वेट अ मिनट। अब ध्यान देंगे, ये अपना डायग्राम है, ठीक है, बोमन्स कैप्सूल का। इसमें बोमन्स कैप्सूल ने अपने इसको कैसे देख रहे हैं वो समझो। ये एफरेंट आर्ट्रियोल आया, ये ग्लोमेरुलस में डिवाइड हुआ है ना, और ग्लोमेरुलस में डिवाइड होके ये इफरेंट आर्ट्रियोल बन के निकल गया। फिर ये इधर देखो क्या है, इधर है पीसीटी, फिर पीसीटी, हेनलेस लूप, डीसीटी, ठीक है। तो मतलब ज्योमेट्री अपने को अपन कैसे देख रहे हैं इस डायग्राम को, ये अपने को क्लियर रहना चाहिए। मैंने इसी डायग्राम को ऐसा बनाया था, ऐसे एफरेंट आर्ट्रियोल लाके ऐसा ग्लोमेरुलस बना के ऊपर से ही इफरेंट आर्ट्रियोल बन के, और फिर नीचे मैंने पीसीटी बनाया था, बराबर है। इसने ये इधर से एफरेंट आर्ट्रियोल लाया, ग्लोमेरुलस, इफरेंट आर्ट्रियोल चले गया, इधर पीसीटी, ठीक है। पीसीटी वाला जो पोल है उसको अपन यूरिनरी पोल बोलेंगे बोमन्स कैप्सूल के, और जहां से एफरेंट आर्ट्रियोल आता है, इफरेंट आर्ट्रियोल निकलता है, उसको अपन वैस्कुलर पोल बोलेंगे, ठीक है। अच्छा, एक चीज ध्यान रखना कि वो जो डायग्राम है जो एनसीईआरटी और स्टेट बोर्ड ने दिया हुआ है, वो डायग्राम इस बुक ने भी दिया हुआ है, देख लो अगले ही पेज पे है। जो एनसीईआरटी और स्टेट बोर्ड वाला डायग्राम है वो इस बुक ने भी दिया है। देखो, बोमन्स कैप्सूल, प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ एनलेस लूप, ठीक है, एसेंडिंग लिम्ब ऑफ एनलेस लूप, डीसीटी, कलेक्टिंग ट्यूब्यूल, और फिर बहुत सारे नेफ्रॉन्स के कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स फ्यूज होकर बन रहा है कलेक्टिंग डक्ट, ठीक है। फिर ये जाएगा पेल्विस की तरफ। तो ये डायग्राम इस बुक ने भी दिया हुआ है, लेकिन ध्यान से देखेंगे यहाँ पर देखेंगे एफरेंट और इफरेंट आर्टेरियोल के बीच में क्या लेबल दिख रहा है अपने को। उसके बीच में अपने को लेबलिंग दिख रहा है मैक्यूला डेंसा सेल्स, है ना। अभी बताया था मैंने, जक्स्टा ग्लोमेरुलर एपरेटस, ऐसा एक टर्म मैंने यूज किया था, फ्रेशर्स को नहीं समझेगा।
ठीक है, ये देखो डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, है ना। तो ये कंफ्यूजन होता है बच्चों को जब रेगुलेशन ऑफ किडनी फंक्शन का वक्त आता है, तब अरे ऐसे कैसे हो गया, ये कौन सा फंडा है कि डीसीटी एफरेंट आर्टेरियल के पास आ गया, हाउ इज दैट पॉसिबल। तो दैट इज पॉसिबल, वो कैसे पॉसिबल है ये समझ आने के लिए मैंने स्टार्टिंग में वैसा वाला डायग्राम बनाया था, ठीक है। बाकी स्टेट बोर्ड एनसीईआरटी में जब ये डायग्राम अपने को दिखेगा तो डरने की जरूरत नहीं है, ये सिंप्लीफाइड डायग्राम है नेफ्रॉन का, अपने को समझने के लिए आसान होना चाहिए इसलिए, ठीक है। बाकी डीसीटी 100% एफरेंट आर्टेरियल के पास रहेगी, उसमें कोई भी इश्यू अपने को नहीं होना चाहिए, ठीक है। दूसरा मुद्दा, अब ये ग्लोमेरुलस को देखो, ये जो ग्लोमेरुलस है ये तो एफरेंट आर्टेरियल आया, अब ये इसकी पूरी कैपिलरीज है, ग्लोमेरुलर कैपिलरीज, ठीक है, ये पूरी ग्लोमेरुलर कैपिलरीज है। अच्छा, एक चीज ध्यान रखना कि बोमन्स कैप्सूल को ना इसने ऐसा काटा है, इसलिए कैपिलरीज अपने को ऐसे रस्सियों समान फाइब्रस ऐसे 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 जाते हुए नहीं दिख रही है, बल्कि उनका क्रॉस सेक्शनल एरिया दिख रहा है, ठीक है। तो ये जो ग्लोमेरुलाई है, इन ग्लोमेरुलाई के सराउंडिंग में देखो, ये देखो विसरल एपिथेलियल सेल दैट इज पोडोसाइट, और ये पैराइटल एपिथेलियल सेल्स। तो बोमन्स कैप्सूल का जो बाहर का रीजन है दैट इज कॉल्ड एज पैराइटल एपिथेलियम, और उसका जो अंदर का रीजन है दैट इज कॉल्ड एज visceral epithelium, and visceral epithelium is made up of podocytes. Visceral epithelium is made up of podocytes. ठीक है। अच्छा, ये चीज भी एक नोटिस कर लेना, ये जो पीसीटी को इन्होंने लेबल किया है, इसमें इन्होंने क्या बनाया है, देखो क्यूबॉइडल सेल है और उसके ऊपर सिलिया है, सिलिएटेड क्यूबॉइडल एपिथेलियम, स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स, पीसीटी सिलिएटेड क्यूबॉइडल का, है ना, ठीक है। अब इस पोडोसाइट को थोड़ा सा ढंग से देखते हैं। ये कैपिलरी का ल्यूमेन, मतलब इस तरफ कैपिलरी का ल्यूमेन है ना, ये कैपिलरी के एंडोथेलियल सेल्स है, और ये कैपिलरी का बेसमेंट मेम्ब्रेन रहेगा, ठीक है। उसके ऊपर प्रेजेंट है पोडोसाइट्स, इधर बोमन स्पेस है, ये बोमन स्पेस, ठीक है। ये कैपिलरी का एंडोथेलियम, और उसके ऊपर बेसमेंट मेम्ब्रेन, और उसके ऊपर पोडोसाइट, ठीक है। इसी को अपन ने ढंग से जूम किया हुआ है, तो ये कैपिलरी का एंडोथेलियल सेल, उसके ऊपर कैपिलरी का बेसमेंट मेम्ब्रेन, और फिर पोडोसाइट, ये पोडोसाइट, ये देखो इसको इसे पोड़ा लिम्स समान स्ट्रक्चर दिख रहा है ना, इसलिए इसको बोला गया है, इन सेल्स का नाम रखा गया है पोडोसाइट्स, है ना। ये फूड प्रोसेसेस, मतलब ये ऊपर का स्ट्रक्चर नहीं बनाया है उसने, यहाँ पर ये वाला पोर्शन नहीं बनाया, ये वाला पोर्शन बनेगा इधर एक और पोडोसाइट, और दो पोडोसाइट्स के बीच में रहेगा फिल्ट्रेशन स्लिट। बच्चों को बहुत कंफ्यूजन होता है यहाँ पर कि सर फिल्ट्रेशन स्लिट ये है कि दो पोडोसाइट्स के बीच का है, एनसीईआरटी ने दिया नहीं है अच्छे से, पर अपने को ये चीज क्लियर रहनी चाहिए कि वो फिल्ट्रेशन स्लिट कौन सा है। तो दो पोडोसाइट्स के बीच का पोर्शन इज फिल्ट्रेशन स्लिट, ठीक है, क्लियर है अपने को एकदम, नो प्रॉब्लम एट ऑल होना चाहिए इसमें। इसमें कुछ तुमको बताने लायक है क्या? The barrier to glomerular filtration consists of 3 components. Endothelial cells lining the capillary loops, ये इसके अंदर जो ब्लड है उसमें से फिल्ट्रेट बाहर निकल के इधर जाएगा, तो उसको बाहर निकलने के लिए क्या क्या पार करना पड़ेगा, तो ये फेनेस्ट्रेशंस है ना, फेनेस्ट्रेटेड एंडोथेलियल सेल्स लाइनिंग द कैपिलरी लूप्स। फिर उसके बाद ग्लोमेरुलर बेसमेंट मेम्ब्रेन ऑन विच द एंडोथेलियल सेल्स रेस्ट एंड कंसिस्ट ऑफ 3 लेयर्स। वो 3 लेयर्स वगैरह याद अपने को, ये जो 3 लेयर्स है, ये 3 लेयर्स वगैरह अपने को याद नहीं रखनी है, ठीक है। फिर फिल्ट्रेशन स्लिट पोर्स, ये फिल्ट्रेशन स्लिट between the food process of the visceral epithelial cells called as podocytes which are external to the glomerular basement membrane.
द बैरियर टू फिल्ट्रेशन ऑफ मैक्रोमोलिक्यूल्स ऑफ द साइज एंड मॉलिक्यूलर वेट ऑफ अल्बुमिन एंड लार्जर डिपेंड्स अपॉन द फॉलोइंग: नॉर्मल लैमिना डेंसा, ठीक है, मेंटेनेंस ऑफ नेगेटिव चार्ज ऑन बोथ लैमिना रेरे, टेंशन मत लो, हेल्दी कवरिंग ऑफ ग्लोमेरुलर एपिथेलियल सेल्स। मतलब ये बोल रहा है कि ये मैक्रोमोलिक्यूल्स और एल्बुमिन वगैरह बाहर क्यों नहीं जाते, तो ये सब नॉर्मल रहा अगर, ये इसका साइज बराबर इतना मेंटेन करके रखा एवोल्यूशन ने कि सिर्फ छोटे मोटे मॉलिक्यूल्स ही बाहर निकलेंगे, बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स बाहर नहीं निकलेंगे। अगर अपने को यूरिन में बड़े बड़े प्रोटीन्स दिख रहे हैं या ब्लड दिख रहा है, आरबीसीज वगैरह दिख रहे हैं, तो इसका मतलब कुछ तो भी डैमेज तुम्हारे नेफ्रॉन्स में हुआ है, ठीक है। तो दिस इज द स्ट्रक्चर। तो ये डायग्राम इस बुक ने भी दिया है, लेकिन अपने को उसका टेंशन नहीं लेना है। अपने को ये डीसीटी इधर कैसे आया ये समझने के लिए मैंने वैसा डायग्राम बनाया था स्टार्टिंग में, ठीक है। तो अपने को पोरोसाइट भी समझ में आ रहे हैं, पैराइटल सेल्स एंड देन विसरल सेल्स, ठीक है। ये एक रीड कर लेते हैं पैराग्राफ ग्लोमेरुलस का और रुकते हैं। द ग्लोमेरुलस कंसिस्ट ऑफ इनवजाइनेशन ऑफ द ब्लाइंड एंड ऑफ द proximal convoluted tubule, इनवजाइनेशन छोड़ो ये सब छोड़ दो ये सब। द कैपिलरी टफ्ट है ना, टफ्ट ऑफ लीव्स बोलते हैं ना अपन ऑफसेट में, मॉर्फोलॉजी जब अपन ऑफसेट पढ़ते तो मैं बोलता हूँ ना टफ्ट ऑफ लीव्स, टफ्ट है ना ग्रुप, ठीक है। तो कैपिलरी टफ्ट इज कवर्ड बाय विसरल एपिथेलियल सेल्स कॉल्ड एज पोडोसाइट्स which are continuous with those of the parietal epithelium at the vascular pole, continuous with the parietal epithelium at the vascular pole, ठीक है। मतलब ये जो ऐसी स्पेस दिख रही है अपने को, ये स्पेस रियलिटी में नहीं रहेगी। मैंने मेरे डायग्राम में भी ये स्पेस बनाई थी, है ना, और यहाँ पर भी बनी हुई है, लेकिन मैंने तब भी बोला था कि ऐसे कुछ स्पेस वगैरह, ऐसे खाली स्पेस यहाँ पर नहीं रहेगी। खाली स्पेस सिर्फ कहाँ पर रहेगी पता है क्या? खाली स्पेस सिर्फ यहाँ पर रहेगी, यहाँ पर ये ऐसा, ताकि यहाँ से डायरेक्टली चीजें इधर एंटर कर सके पीसीटी में, ठीक है। तो बाकी रीजन में ये वाली स्पेस छोड़ दो, ये वाली स्पेस बेस एज सच नहीं रहेगी, ऐसा कुछ ऐसा स्पेस रहेगी, ऐसा इमेजिन उसमें अपने को नहीं करना है, ठीक है। तो क्या बोल रहा है वो? द कैपिलरी टफ्ट इज कवर्ड बाय विसरल एपिथेलियल सेल्स विच आर कंटिन्यूअस विद दोज ऑफ द पैराइटल एपिथेलियम एट द वैस्कुलर पोल। द ट्रांजिशन टू पीसीटी प्रॉक्सिमल ट्यूबुलर सेल्स अकर्स एट द यूरिनरी पोल ऑफ द ग्लोमेरुलस। पीसीटी कब बनता है? तो यूरिनरी पोल पे ग्लोमेरुलस के, है ना। उस समय क्या होता है? तो द विसरल एंड पैराइटल एपिथेलियल सेल्स आर सेपरेटेड बाय द यूरिनरी स्पेस और बोमन स्पेस इनटू विच ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट पासेस। तो उस समय फिर देखो यहाँ पर पैराइटल एंड विसरल लेयर्स पास ही रहेंगे, एक दूसरे के कांटेक्ट में ही रहेंगे, लेकिन पीसीटी जब तैयार होगा तब वो दूर हो जाएंगे, ताकि जो भी फिल्ट्रेशन हुआ है वो फिल्ट्रेट यहाँ पर एंटर करके पीसीटी, फिर हेनलेस लूप, फिर डीसीटी, ऐसा आगे बढ़ सके। तो यहाँ पर ट्रांजिशन होगा। यहाँ पर देखो ये चेंज हो गए ना सेल्स, यहाँ के विसरल एपिथेलियल सेल्स देखो, सॉरी पैराइटल एपिथेलियल सेल्स देखो, नॉर्मल स्क्वामस एपिथेलियम है, यहाँ पर सिलिएटेड क्यूबॉइडल हो गया, क्योंकि अभी रीअब्जॉर्प्शन का काम करना है ना, सीलिया चाहिए ना। तो ये ट्रांजिशन हो गया और यहाँ पर पोडोसाइट्स भी अभी गायब हो गए। तो इसलिए उसने ट्रांजिशन यानी चेंज होना, ये वर्ड यूज किया है, ठीक है। द ट्रांजिशन टू प्रॉक्सिमल ट्यूबुलर सेल्स occurs at the urinary pole of the glomerulus. The visceral and parietal epithelial cells are separated by the urinary space or Bowman's space into which glomerular filtrate passes. ठीक है। तो कल अपन देखेंगे सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन एज वेल एज सिक्रीशन की फिल्ट्रेट कैसे तैयार होता है, उस कितना प्रेशर, मतलब फिल्ट्रेट कैसे तैयार होता है वो तो अपने को समझ ही गया है, लेकिन प्रेशर जनरेट होता है, क्यों होता है वो भी समझ गए, लेकिन कितना प्रेशर जनरेट होता है, उसका न्यूमेरिकल वैल्यू कितने mm ऑफ Hg, ये तुमको कल के क्लास में बताऊंगा। और फिर जो फिल्ट्रेट है उसको पीसीटी, हेनलेस लूप और डीसीटी में पास करवाने से क्या होता है, पीसीटी, हेनलेस लूप और डीसीटी ऐसा क्या करता है, ये भी मैं तुमको नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा। तब तक गुड बाय।